स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैं आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। आपको ये स्टार्टिंग में बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। समझने की तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप सुनोगे तो आपको आ जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या होता है, मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर स्टेट्स दैट व्हेन द बायर वाज गिवन टू चांस ऑफ एग्जामिन द गुड्स। हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कैवेट एम्प्टर क्या होता है, जिसमें हम बायर को क्या देते हैं, गुड्स देते हैं, उसको एग्जामिन करने का टाइम देते हैं, उसको एग्जामिन कर लेता है और उसको प्रॉपर उसने इंक्वायरी करके वो चीज़ ले लेता है। ठीक है, अब कल वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे इसमें ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है। हम ये मानते हैं कि उसने वो उस चीज़ को देख लिया होगा, अब वो फ्यूचर के लिए सेलर लाइबल नहीं होगा। जैसे उसने चाकू ही ले लिया और चाकू कल कह देंगे कि मेरे चाकू से मेरा हाथ कट गया, वो पता ही है, उसने देख के लिया कि कितना तेज है कितना नहीं है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि उसने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ ले ली है, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर भी द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर स्टेट्स दैट व्हेन द बायर वाज गिवन ए चांस ऑफ एग्जामिन द गुड्स बट ही डिड नॉट एग्जामिन देम। उसने एग्जामिन ही नहीं किया, उसको हमने दिया, वो देख ले चीज़ लेनी है तो उसने एग्जामिन नहीं किया, बोला पैक कर दो। बाद में उसने बोलता है कि ये वैसी नहीं है, और उसने विश्वास ऑन इज ओन स्किल एंड जजमेंट, उसने अपने पर विश्वास करके चीज़ ले ली और मेड बैड सिलेक्शन। उसको बाद में लगेगा कि ये क्या थी, बैड सिलेक्शन थी, एंड ही कैन नॉट ब्लेम एनीवन। वो किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अपने अपने अलावा वो किसी पर भी ब्लेम नहीं कर सकता है। हमने उसको एग्जामिन के लिए टाइम दिया, हमने लोग देख के फिर तो चीज़ ले ले, लेकिन उसने चीज़ देखी नहीं और अपने पर विश्वास कर लिया कि ठीक है पैक कर दो, और बाद में वो किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द कैवेट एम्प्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन। ये हम इस एजम्पशन पर चलेंगे दैट द बायर परचेज द गुड्स ऑन इज ओन स्किल एंड जजमेंट। उसने अपने आप ही उसको चीज़ सूट करती होगी तभी वो खरीदेगा, नहीं तो वो नहीं खरीदेगा। अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उसने ये चीज़ ले ली है। बस कैवेट एम्प्टर क्या है, बायर ने अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ देखभाल के ली होगी और इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसको चीज़ चाहिए होगी, ऐसी चीज़ चाहिए होगी, उसने उस पर विश्वास करके ले लिए हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। क्या होती है इसमें, इसी के पॉइंट्स ही हैं कि बायर डज नॉट उसने अपनी स्किल पर ऑन हिज ओन स्किल एंड जजमेंट, बायर ने अपनी स्किल और जजमेंट पर विश्वास करके, बायर हैड ए चांस ऑफ एग्जाम, हमने क्या दिया है, सैलो उसको बायर को एग्जामिन करने का हमने टाइम भी दिया है। बाय डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पज फॉर द गुड्स, उसने सेलर को नहीं बताया कि मुझे किस पर्पज़ के लिए चाहिए, उसने देखी, उसने एग्जामिन किया और चीज़ ले ली, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बस यहाँ पर ये कहने का मतलब है, टोटल यही है कैवेट एम्प्टर क्या होता है। तो मुझे लगता है समझते होंगे, मतलब फिर भी रेपिटेशन कि बायर जब भी चीज़ देखता है सिंपल डिस्क्राइब करके उसने ले ली होगी। ठीक है, और हो सकता है कि जैसे चाकू दिया, पता है कि हाथ कटेगा, अब बाद में थोड़ी इससे हाथ कट गया, उसने खुद देखा, जजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ ले ली। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर। यदि वो बाद में ये नहीं कह सकता कि दूसरे पर ब्लेम नहीं डाल सकता, इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसके लिए कहते हैं कि सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, वेयर द बायर मेक द पर्पज नोन टू द सेलर, हमने पीछे भी किया ना, इम्प्लाइड कंडीशन की है एज टू क्वालिटी, वही टॉपिक आ गया यहाँ पर, रेपिटेशन होगी सेक्शन 1 जो हमने पिछली वीडियो में किया है कि ये इम्प्लाइड कंडीशन बनती है यदि बायर ने सेलर को अपना पर्पज बता दिया है और हम ये सोचते हैं जैसे कि मैंने सेलर को बताया, सेलर ने वैसे पर्पज के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ दे दी होगी, क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन बनती है। तो यदि वो वैसी चीज़ नहीं आती है तो इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो उसमें ये इसका उल्ट हो गया ना। दूसरा है मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी, मतलब होता है कि जो कि हम बिजनेस करते हैं वो उस क्वालिटी का होगा। मुझे पता है कि हम ये नॉर्मल चीज़ है कि बिजनेस जो कर रहा है वो उसने ये चीज़ें होंगी, उसको हमने इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी अंडर सेक्शन 16(2) ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, ये उसी का ही पार्ट है, ये कंडीशन होती है, इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ द आर्टिकल अंडर ए पेटेंट और ट्रेडमार्क, है ना। ये सारे पॉइंट्स हमने पीछे किए हैं। यदि बायर कोई भी चीज़ मांगता है अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट के अंदर तो उसके लिए भी सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब उसके लिए when the buyer demand a product of a specific patent product and does not और जजमेंट ऑफ द सेलर, उसमें जजमेंट सेलर की नहीं चलती है। ठीक है, और फिर उसको लॉस होता है, देन द बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर लाइबल, तो इस केस में भी सेलर लाइबल नहीं माना जाएगा। कंसेंट बाय फ्रॉड, वेयर द कंसेंट ऑफ द बायर वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड बाय सेलर, यदि सेलर ने क्या किया है, फ्रॉड किया है, एंड द बायर सफर एनी लॉस, देन द सेलर इज लाइबल, तब सेलर लाइबल माना जाएगा। यूज ऑफ ट्रेड,
है ना। इट इज़ एम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर पर्टिकुलर पर्पज मे बी नेक्स्ट बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, मतलब कि ट्रेड के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसको ट्रेड के अकॉर्डिंग। वे आर द सेलर कंसील ए लेटेंट डिफेक्ट, सेलर हमेशा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, लेटेंट डिफेक्ट के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हमने पहले ही कह दिया था पेटेंट डिफेक्ट के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता था। तो मेन है केव अटेम्प्टर क्या होता है कि हम ये मानते हैं नॉर्मली जो केव अटेम्प्टर में कि बायर ने जब चीज़ खरीदी है नॉर्मली उसको एग्जामिन कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चीज़ ले ली है। और इसमें हम ये भी मानते हैं कि बायर ने सेलर को अपनी इच्छा प्रकट नहीं की हुई है, उसने खुद एग्जामिन किया अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ ले ली है, तो उसके अकॉर्डिंग सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।